आएंगी नजर। और इसके साथ ही यूपी के लिए भी बेहद खास दिन आज का रहने वाला है। चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे तक खत्म हो जाएगा और ऐसे में तमाम दिग्गज नेता तमाम विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 14 फरवरी को यूपी में दूसरे फेज का चुनाव होने वाला है। ऐसे में कितना खास का दिन रहने वाला है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, इन सभी पर आज की हमारी ये चर्चा होने वाली है। सबसे पहले हम नवीन जी को बुलाते हैं जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। हम उनसे बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति को लेकर किस तरफ हवा बह रही है। देखिए, उत्तराखंड का चुनाव बेहद नजदीक, तमाम दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल सपना, आज की जो दिन है वो बहुत अहम है क्योंकि चुनाव प्रचार 5 बजे थम जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी खुद आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह और जो कांग्रेस है उसकी तरफ से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आज डटी हुई हैं। जो चुनावी मुद्दे इस बार उत्तराखंड में चल रहे हैं, स्थानीय मुद्दों की अनदेखी लगातार हो रही है। स्थानीय मुद्दों पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो नेशनल मुद्दे हैं उन पे बात हो रही है, पलायन पर, बेरोजगारी पर, या जो बुनियादी सुविधाएं उत्तराखंड में नहीं है, जो वहां की जनता महरूम है, उन बुनियादी मुद्दों पर बात न बीजेपी कर रही है न कांग्रेस कर रही है। तीसरी ओर जो थर्ड फ्रंट है आम आदमी पार्टी, वो इस बार दावा जरूर कर रहा है क्योंकि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो सियासी पकड़ है वो इस समय आम आदमी पार्टी की उतनी नहीं दिखाई दे रही जितनी बीजेपी और कांग्रेस की है। उत्तराखंड के इतिहास की अगर बात करें तो पिछले 21 सालों का इतिहास बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमता है। एक बार बीजेपी की सरकार बनती है, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है। तो इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि बीजेपी उस मिथक को तोड़ देगी और फिर से बीजेपी एक बार सत्ता में काबिज होगी। लेकिन लगता ऐसा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी अंदर से घबराई हुई है। जिस तरीके से स्टार प्रचार लगातार 5 दिनों से उत्तराखंड के दौरे पर हैं, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान गलियों गलियों घूमकर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कल अल्मोड़ा में थे, उसके बाद वो श्रीनगर गए, वहां पर भी उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तो देखना होगा कि जो 14 तारीख का मतदान होगा और जनता किस पे वोटिंग करती है, किसके दावों पर कितना भरोसा होता है। जी बिल्कुल, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव होने जा रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2017 में लहर थी, उसने एक तरीके से देखा जाए तो सभी विपक्ष को दहा दिया था उस लहर ने। तो ऐसे में क्या माना जाए कि क्या उतनी लहर बरकरार है पीएम नरेंद्र मोदी की, क्योंकि तमाम मुद्दे जो है विपक्ष उठा रही है, चाहे वो बेरोजगारी हो, रोजगार हो, विकास का मुद्दा हो। सपना, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है एंटी इनकम्बेंसी की। 5 साल बीजेपी की सरकार रही, 57 का मैंडेट जनता ने दिया, लेकिन बीजेपी एक स्थायी मुख्यमंत्री 5 साल जनता को नहीं दे पाई। अब जनता ये जानना चाह रही है कि आखिर क्यों इतना पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने उत्तराखंड में बनाई, लेकिन जनता को एक सीएम तक 5 साल बीजेपी नहीं दे पाई। दूसरी ओर जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर अभी भी जो दिक्कतें हैं उत्तराखंड में वो लगातार बनी हुई है। चाहे पलायन की बात कर ली जाए, बेरोजगारी की बात कर ली जाए, पूरे 5 साल हमने देखा कि युवा जो है प्रदर्शन के सहारे अपनी आवाज बुलंद करते रहे, नौकरी की मांग करते रहे। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि हमने कई जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया है, लेकिन जो दूसरी ओर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पहाड़ में वो चरमराई हुई है। कई हॉस्पिटल आज भी ऐसे हैं जहां पे डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, कहीं पे मशीनें हैं तो उनको ऑपरेट करने वाले नहीं है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता अभी भी परेशान है। उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना इसलिए की गई थी ताकि जो पहाड़ की पीड़ा है उसको कम किया जा सके। कहते थे कि जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तो लखनऊ में जो योजनाएं बनती हैं वो पहाड़ तक नहीं पहुंच पाती सपना। लेकिन दुर्भाग्य देखिए 21 साल उत्तराखंड के राज्य को बने हो गए, लेकिन अभी भी जो पहाड़ की दिक्कत है वो लगातार जारी है। वहां से पलायन लगातार हो रहा है। कई गांव ऐसे हैं जिनको आज भूतिया घोषित कर दिया गया है क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं रहता। जो सीमा से सटे हुए गांव हैं, खासकर जो चमोली का जिला है सपना, वहां पे कई ऐसे गांव हैं जो चीन की सीमा से सटे हुए हैं, लेकिन आज वो गांव खाली हो गए। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के लिहाज से भी वो एक चिंतनीय विषय है, लेकिन उन मुद्दों पर कोई काम नहीं कर रहा, उन मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी ओर बीजेपी लगातार यही प्रचार प्रसार कर रही है, मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। क्या जो 5 साल की सरकार थी उसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है बीजेपी के पास जिनके सहारे वो 2022 के रण को पार सकें? लगता तो नहीं है, इसीलिए मोदी के नाम को एक बार फिर से बुलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, और देखिए अभी आपने कहा उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए और ऐसे में तमाम जो डेवलपमेंट है वो नहीं दिखाई दिए हैं, पलायन बरकरार है। और देखिए ऐसे में क्या एक विकल्प जनता के लिए बचता है आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब वो भी मैदान में उतर चुकी है अपनी किस्मत आजमाने। बिल्कुल सपना, इस बार जनता अब क्या फैसला करती है वो जनता को करना है, लेकिन जनता के पास विकल्प है। आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पे, इसके साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल जो उत्तराखंड का सबसे पुराना एक राजनीतिक दल है वो भी मैदान में। इसके साथ कई सीटें ऐसी हैं सपना
जहां पे निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय मैदान में। कांग्रेस से भी भारी संख्या में ऐसे नेता हैं जो अपनी ही पार्टी से बगावत करके अब मैदान में है। रुद्रपुर में सिटिंग एमएलए राजकुमार ठकुराल जो बीजेपी के सिटिंग विधायक थे, उनको टिकट नहीं मिला तो वहां से अब वो निर्दलीय मैदान में उतर गए। तो जनता के पास इस बार विकल्प की कमी नहीं है। अब नेता जनता को कितना मोटिवेट कर पाते हैं, क्या जो निर्दलीय नेता हैं वो जनता को समझा पाएंगे, या जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के मॉडल के सहारे उत्तराखंड में विकास का दावा कर रही है, क्या वो इस मॉडल जनता को समझा पाएगी, ये भी देखना होगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। हालांकि वो वोट काटने का काम करती है, सरकार बनाने का, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ शिवम भी जुड़ेंगे जिनको हम लेकर बात करेंगे, क्योंकि देखिए यूपी की सियासत भी बेहद गर्म हो चुकी है। यूपी में बेहद गर्म, क्योंकि दूसरे फेज का चुनाव होना है। पश्चिमी यूपी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो पश्चिमी यूपी इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। ऐसे में क्या मान रहे हैं आप पश्चिमी यूपी को? अभी जो कल चुनाव होगा 9 जिलों की 55 सीटों पे चुनाव होगा, वो लगभग पश्चिम का इलाका आता है। पश्चिम में भी वो मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर, खास मतलब सहारनपुर, शाहजहांपुर, इन सीटों में है जहां मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है। पहली बात है। दूसरी बात कि किसान आंदोलन का भी वो असर रहा है, और किसान आंदोलन का असर तो इस तरीके से कि किसानों की जो मांगे हैं अभी तक नहीं मानी गई हैं, तो इसलिए मतलब धरातल पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव है और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड के भी तराई इलाकों में हो रहा है, जहाँ के तराई यूनियन के नेता सालों तक बैठे रहे धरने पे गाजीपुर बॉर्डर पे। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि जो अभी सीटें हैं, जो प्रचार अभी थमने वाला है आज, वहाँ देखा जाए तो सारे वही पलायन के मुद्दे हैं। और ये दोनों जो सीटें हो जाए, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव को आप देखेंगे तो लगभग 110 सीटें आ जाएंगी पश्चिम की, और ये वो सीटें हैं जहां से भाजपा ने पिछली बार सत्ता की तरफ बढ़ी थी। यही वो सीटें हैं जिसने उसको सत्ता की तरफ पहुंचाया था। तो भाजपा के लिए भी ये सारी सीटें अहम है, और इसमें बड़े नेताओं के भी भाग्य का फैसला हो, चाहे स्वार टांडा से देखिए तो आजम खां के बेटे हैं, या वो क्या कहते हैं आजम खां खुद चुनाव मैदान में है। इसके अलावा भी मुरादाबाद से उनके बड़े बड़े नेता हैं, और भाजपा के भी बड़े बड़े नेता हैं। तो ये सब पश्चिम के जितने भी इलाके हैं। और दूसरी बात ये है कि शाहजहांपुर से जो अभी शामिल हुए हैं, अभी जो सहारनपुर से शामिल हुए इमरान मसूद, उनका भी पूरा राजनीतिक भविष्य अटका हुआ है इन सारी सीटों पे। तो इसलिए पश्चिम के पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम का जो अभी कल चुनाव है, ये पूरी तरीके से मतलब दोनों पार्टियों के लिए, चाहे आरएलडी के भविष्य को तय करेगा और भाजपा को भी सत्ता की तरफ जाना है नहीं जाना है, ये दोनों चरण तय कर देंगे कि यूपी में किसकी सरकार आएगी आगे। देखिए आपने आजम खान का जिक्र किया, रामपुर से वो लड़ रहे हैं, और देखिए जेल में लड़ रहे हैं, जो कि सबसे अहम जो सवाल खड़े होते हैं कि जेल में लड़ रहे हैं, और एसपी कार्यकर्ताओं में इतना जोश है और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहे हैं कि जेल में लड़ेंगे आजम खान और जीतेंगे भी। आजम खां को देखिए तो बहुत बड़े नेता हैं, और पश्चिम के तौर रामपुर को देखेंगे तो वो 9 बार से सांसद, 9 बार विधायक रहे हैं, उसके बाद सांसद रहे हैं, उसके बाद राज्यसभा रहे हैं। ये मतलब उनका राजनीति का मतलब लंबा अनुभव है। आप देखिए तो उनको जो बेटे हैं जो पिछली बार चुनाव जीते थे, वो क्या कहते हैं जो वहाँ के नवाब रहे हैं उनको हराया था उन्होंने, जबकि वो सीटिंग एमएलए थे स्वार टांडा सीट से। तो देखा जाए तो एक तो रामपुर सीट में क्या कहते हैं वो आरक्षित सीट है, अल्पसंख्यक कोटे से आती है, वहाँ 3 सीटें आती हैं। वो जिस सीट से लड़ रहे हैं वो रामपुर खास सीट है। रामपुर में 3 सीटें आती हैं जो मतलब अल्पसंख्यक कोटे में आती हैं, जो एक पे वो लड़ रहे हैं, एक पे उनके बेटे लड़ रहे हैं। और दूसरी बात कि जो उन्होंने जब से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए, उन्होंने सरकार से बस इतना कहा है, वो जनता के सामने बस यही कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ है, हमको शोषण किया गया, हमको बकरी या फिर मतलब हमारी जो संस्था जिसको हमने बनाया था पढ़ने के लिए, जौहर यूनिवर्सिटी, उसको सरकार ने ध्वस्त कर दिया, उसकी दीवारें तोड़ दी, हम लोगों पर इतना अत्याचार हुआ, हमको जेल में डाला गया। ये सब सारी चीजें निकलने के बाद वो सरकार को मतलब किसी तरीके से उस मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं, वो केवल अपनी पीड़ा जनता के सामने बता रहे हैं। कभी वो भावुक हो जाते हैं कि हमारे पिता को कोविड होने के बाद 10 दिन तक हॉस्पिटल नहीं भेजा गया। तो इस तरीके से मुस्लिमों को एक तरह से मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, उन्होंने ओवैसी पे भी हमला किया है। उसने पिछले दिनों उन्होंने बोला था कि यदि ओवैसी साहब चाहते हैं कि मुस्लिमों की रहनुमाई हमारे है, और उन्होंने जो पिछले बार बयान दिया था ओवैसी साहब कि नहीं हम आजम खां के चाहने वालों में से हैं, तो उन्होंने यही कहा कि यदि वो मेरे वालिद के चाहने वालों में से हैं तो वो चुनाव न लड़ें और हमारा सपोर्ट करें, हम नहीं तो हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब वो सारी चीज़ें पूरे रामपुर की सीटों में वो घूम के यही कह रहे हैं कि यदि आप हमको नहीं जिताएंगे तो हमारा इसी तरीके से शोषण होता है, हमारा बदला जनता ले, वोट से ले, यही कह के पूरा प्रचार वो कर रहे हैं।
और देखिए अभी अजदुद्दीन ओवैसी का आपने नाम जिक्र किया, तो देखिए मुस्लिम वोट हमेशा से उनके साथ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोट जो झिटक के हमेशा से एसपी के यहाँ पे चले जाते हैं। यानी कि मुस्लिम वोट के दो बंटवारे होते हैं, जहां पर एक तरफ एसपी के पास जाते हैं तो दूसरी तरफ देखिए ओवैसी के पास जाते हैं। और अब उन मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए एसपी ने एक नया जो राग है वो अलापा है। उन्होंने कहा है कि मतलब उन्होंने जो भी हिजाब का मामला हुआ था उसके मामले को उठाया, और साथ ही साथ कहा है कि हिजाब में जो लड़की थी बहादुरी जो दिखाई है उसी बहादुरी के साथ मतदान करें। हाँ, तो वो जो ओवैसी साहब अभी बोल रहे हैं कि नहीं हिजाब पे जो अभी मामला नया 2-3 दिनों से आया है, इस पे ओवैसी साहब केवल मतलब बोलते हैं कि ऐसे मतदान करना चाहिए। वो यदि इस तरीके से चाहते हैं कि मुस्लिमों का मतलब ऐसे हो तो वो फिर पिटीशन क्यों नहीं डाले? पिटीशन जो पड़ी है उसमें वो क्यों नहीं थे? वो केवल यदि यूपी में यदि वो कहते हैं कि नहीं वो बैन नहीं होना चाहिए तो पहले उनको आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना जहाँ से वो आते हैं पहले वहाँ करना चाहिए। और दूसरी बात ये है जो ओवैसी साहब बात करें यूपी की राजनीति देखेंगे मुस्लिमों की, तो पहले से वो सपा के साथ जुड़े रहे हैं। इस चुनाव में आप देखेंगे मुस्लिम और दलित उस तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं और ये पता नहीं चल पा रहा है उनके अंदर जो खामोशी है। आप देखेंगे तो पिछले दिनों ओवैसी साहब पे इतना बड़ा हमला हुआ, लेकिन मुस्लिमों के अंदर कोई खलबलाहट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो इस तरीके से खामोश हैं कि स्थितियां समझ नहीं पा रही हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। सारे ये जो मुस्लिम और दलित जो है इतनी खामोशी से उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस तरफ जाएंगे। वो बस केवल ये देख रहे हैं कि किस तो इस वजह से ओवैसी भी झटके में है कि हो ऐसा ना हो कि पता चले कि वो एक तरफ चले जाए, सपा की तरफ चले जाए, हमारे तरफ ना आए। तो इस तरीके से लग रहा है। दूसरी बात ये है वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा कुछ सीटें निकालें, कुछ परसेंटेज वोट निकालें, जिस वजह से कि आगे की जमीन तैयार हो। इस चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, लेकिन वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो हर जिस भी मतलब राज्य में जाते हैं वो केवल मुस्लिमों को साधते हैं और हिंदुओं के विरोध की बात करते हैं और कुछ नहीं करते हैं वो पूरे चुनाव में आप देखेंगे तो। और एक बात और है जो अभी उन्होंने बयान एक और दिया है गोवा चुनाव को लेके कि जो ईसाई हैं वो क्या कहते हैं भाजपा को ना वोट दें। जो आप देखेंगे तो कल भी गोवा की 40 सीटों पे विधानसभा का चुनाव है, मतलब जो कल चुनाव होगा इसमें भी वो 40 सीटों में कहा गया है कि नहीं मुस्लिम क्या कहते हैं कांग्रेस की तरफ जाए या टीएमसी की तरफ जाए। वहाँ भी लगभग लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच है, इसलिए सारी जो वहाँ भी स्थितियां हैं लगभग इसी के अनुरूप हैं। तो इसलिए देखा जाए तो सारे लोग वही मतलब मुद्दे ला रहे हैं और इसी तरीके का प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन गोवा में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, दिल्ली मॉडल को लेकर चल रही है और केजरीवाल इस चीज का दावा कर रहे हैं कि दिल्ली मॉडल को पसंद कर रहे हैं गोवा के लोग। गोवा की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल 14 के बाद आया। 14 के बाद देखेंगे तो मनोहर पर्रिकर बहुत अच्छी सरकार चला रहे थे, 2-3 कार्यकाल रहे, लेकिन 14 के बाद वो जब दिल्ली की तरफ बढ़े और रक्षा मंत्री के तौर पे यहाँ आए, उसके बाद से जो लक्ष्मीकांत पार्सेकर वहाँ के मुख्यमंत्री बने उनके बाद से स्थितियां बिगड़नी शुरू हुई। और 17 में आप देखेंगे कि जो 25 सीटें जीतने वाली भाजपा वो 13 सीटों पे आ जाती है। उस समय जिस समय भाजपा की इतनी बड़ी लहर होती है, पांचों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे में पूर्ण बहुमत में आती है और जिसमें उसके सबसे बड़े नेता रहते हैं वो वहाँ 13 सीटों पे आ जाती है। लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से आप देखेंगे तो उसके बाद वो 17 सीटों के बाद वो क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं मनोहर पर्रिकर को दिल्ली से वहां भेजा था तमाम कोऑर्डिनेशन बना के, और जबकि कांग्रेस उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रभारी रहते हैं वो आते हैं मैदान में और सरकार नहीं बना पाते हैं और इल्जाम ये लगाया जाता है कि तत्कालीन राज्यपाल मृदुला सिन्हा रहती है वो मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको बहुमत साबित करने का मौका नहीं देते हैं। तो इस तरीके से गड़बड़ होने लगती है। फिर वो दिल्ली से आते हैं गोवा में, फिर शासन व्यवस्था को संभालते हैं और उसी के विरोध में वो एक टीम बनाते हैं जिसमें आते हैं विश्वजीत राणे, जो वहां के प्रताप सिंह राणे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहते हैं, वही मुख्यमंत्री पद की रेस में कांग्रेस में आगे होते हैं। तो इस तरीके से टीम बनाते हैं, लेकिन उनके फिर से निधन हो जाने के बाद प्रमोद सावंत जो बनते हैं वो उस तरीके से आज राजनीतिक रूप से सबको समेट नहीं पाए, उथल पुथल स्थितियां इसलिए। और आम आदमी पार्टी भी चुनाव अच्छे से लड़ रही है क्योंकि वो शहरी इलाका है, तो वो मुफ्त के जो वादे हैं उस शहर में बिजली बिल चाहे तमाम ये प्रभाव डाल रही है। टीएमसी भी वहाँ चुनाव अच्छे से लड़ रही है। तो इन दोनों पार्टियां भी चुनाव मैदान में रहेंगे। पिछली बार भी ये एक आध सीटें जीती थी। अब आम आदमी पार्टी बड़ा प्रभाव कुछ डालेगी, ये देखना थोड़ा मतलब जल्दीबाजी होगी कहना।
और देखिए तमाम पार्टियां मुफ्त का जरूर दावा कर रही हैं और मुफ्त खेल रही हैं, क्योंकि देखिए मजबूरी एक तरीके से हो गई है लोगों को साधने के लिए। तमाम तरीके की जो घोषणाएं हैं वो की जा रही है, मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो, इस तरीके की घोषणाएं की जा रही है, लेकिन वो कितना असर लोगों पर पड़ता है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा और इसका खुलासा भी 10 मार्च को पता चलेगा। हमारे साथ अजय भी जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे सियासत को लेकर। देखिए यूपी की सियासत बेहद गर्म, आप क्या कुछ सोचते हैं यूपी की सियासत के? देखिए यूपी का सियासत गर्म होता जा रहा है, क्योंकि अब दूसरे चरण का मतदान अब होगा। आज 5 बजे जो चुनाव प्रचार है थम जाएंगे और बड़ी इस समय खबर ये निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्नौज का दौरा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम और क्या बोलते हैं योगी आदित्यनाथ भी सहारनपुर और अमरोहा का दौरा करेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये पश्चिम से कितनी सीटें जीत सकते हैं, क्योंकि जो हार और जीत का फैसला इन्हीं सभी सीटों से होने वाला है। और दूसरी बात है कि जो जाट समुदाय के नेता है आरएलडी के जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन पश्चिम में नजर आ रहा है। लेकिन अब तो जनता के ऊपर है कितना उन्हें सपोर्ट करती है, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा था, पूरे देश में छाया हुआ है और विपक्ष भी बार बार उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 700 किसानों का जिस तरह का शहादत हुआ अपने आप में बहुत बड़ा ये विषय है। और लखीमपुर की खीरी में जो कांड हुआ उसके जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, उनको भी मतलब जेल से रिहा कर दिया गया। कहीं ना कहीं इन सब चीजों का प्रभाव तो पड़ता नजर आएगा, क्योंकि इतने बड़े दोषी को इतना जल्दी छोड़वा देना कोई बहुत मतलब ये बड़ी विषय आ रहा है, क्योंकि कानून है वो सबके लिए है और इतना जल्दी किसी को जमानत दे देना ये उचित नहीं लग रहा है लोगों को। और देखिए आशीष मिश्रा एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, लेकिन देखिए अगर हम बीएसपी की बात करें या फिर हम बात करें एसपी पार्टी की, तो देखिए आपने अभी कहा कि आरएलडी और एसपी दोनों का गठबंधन है, तो ऐसे में फायदा हो सकता है। लेकिन आरएलडी का अगर हम देखें 2017 का समीकरण, तो वो बैठाता है कि आरएलडी को ज्यादा खासा समर्थन नहीं मिला है, और ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि इस बार भी आरएलडी को किसानों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि किसान थोड़े नाराज थे आरएलडी से। नाराज थे, लेकिन अगर बात बीजेपी की भी की जाए तो 2017 में जो पश्चिम में लहर था अब वो लहर नहीं नजर आता है, क्योंकि जो वादे उन्होंने 5 साल में किए हैं अब वो वादे को नहीं गिनाते हुए वो बात 2013 की करते हैं, दंगों की याद दिलाते हैं और विपक्ष पे केवल निशाना साधते नजर आ रहा है। लेकिन इस बार का जो मतलब चुनाव है ये किसानों को लेकर जिस तरह के इन्होंने उनके प्रस्तावों को भी इन्होंने नहीं अभी तक माना, जितनी उनको मांगी थी उनको इन्होंने नहीं पूरा किया। इस वजह से कुछ ये मतलब किसान आरएलडी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए अगर हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि देखिए 300 पार बीजेपी भले ही दावे कर रही हो, लेकिन कहीं जो समीकरण बैठ रहे हैं वो 300 से कम लेकिन बहुमत के साथ आ रही है। ये जो डाटा है, जो समीकरण है वो बन रहे हैं। लेकिन देखिए अगर हम कांग्रेस की बात करें तो क्या कुछ कहा जाएगा कांग्रेस के बारे में, क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूँ नारे के साथ प्रियंका गांधी इस वक्त आगे चल रही है, क्या वो साइलेंट वोटर का उनका साथ मिल पाएगा? देखिए लड़की उलड़ सकती हूँ का नारा वो दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी महिलाओं को लेकर बहुत सारे काम किए हैं, कानून व्यवस्था को हो गया, चाहे उनकी सुविधाओं को लेकर हो गया। लेकिन कांग्रेस का जो लहर है धीरे धीरे यूपी में थमता नजर आ रहा है। बस जो टक्कर है वो सपा और बीजेपी के बीच में ही है, लेकिन इसके जो बड़े बड़े नेता हैं वो टूट के क्या बीजेपी में चले गए। आरपीएन सिंह की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़े चेहरे थे और वो राहुल गांधी के ब्रिगेडियर कहा जाते थे, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों का बहुत असर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी अच्छे नेता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का पार्टी से महत्व उस क्षेत्र का नेता होता है जिसे देख कर जनता सपोर्ट देती है। लेकिन जो बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर कांग्रेस पार्टी पे पड़ता नजर आ रहा है। लड़की उलड़ सकती को नारा देने वाली जो थी वो भी बीजेपी में शामिल हो गई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो असर है, जो स्तर है, कहीं बहुत गिरता नजर आ रहा है। बहुत यूपी की अगर बात की जाए तो बहुत कम सीटें यहाँ से निकलने के चांसेस है। अब तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने साइलेंट वोटर है। और अगर मान लीजिए इन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत सारे काम किए, अभी ये वादा कर रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने जो 2017 से लेकर 22 तक उस वादों को उनके बीच दिखाया है। वो भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हमने भी महिलाओं के लिए स्कूटी देने का इन्होंने प्रावधान दिया है कि महिला वोट बैंक को साधा जा सके। लेकिन ये पूरा बीजेपी इतना टक्कर कांग्रेस नहीं दे पाएगी इस बार यूपी चुनाव। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो क्या कुछ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से बीजेपी दांवपेच खेल रही है, तो क्या कुछ माना जाए कि क्या 2017 में जो लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी क्या वो इतनी ही बरकरार है? नहीं, इतनी बरकरार नहीं है, क्योंकि 3 बार जिस तरह इन्होंने मुख्यमंत्री चेंज किया और बड़े बड़े जो जमीनी स्तर की जो दाएं हैं, जो खास करके उनकी जो सुविधाएं हैं वो जनता तक अभी नहीं पहुंच पाई। जो पहाड़ की पीड़ा है वैसे ही पड़ी हुई है, और जो अच्छे मतलब हरक सिंह रावत का जिस तरह के कांग्रेस में चले जाना, इस तरह का असर कांग्रेस में भी पड़ता नजर आ रहा है। केवल ये जो नेशनल स्तर की बात वहाँ पे की जाएगी, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं है जनता को, उसकी सबसे बड़ी जरूरत हुई है। अगर मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरा होगी तो जनता उन्हें कैसे सपोर्ट करेगी? कहीं ना कहीं वहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है वो थोड़ा सा इनसे ज्यादा नजर आती है, और आम आदमी पार्टी भी वहाँ दस्तक दे चुकी है। तो आम आदमी पार्टी का भी इसलिए
बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने जो काम उन्होंने दिल्ली में किया है, बिजली फ्री, पानी फ्री, इस तरह का जो चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी बीजेपी का वो जो 2017 का लहर अब इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे भी लहर, क्योंकि देखिए बेहद खास ये दिन रहने वाला है। हालांकि तमाम दिग्गज नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं पहाड़ों में, और क्योंकि साधने की जो कोशिश है वो की जा रही है इन तमाम दिग्गज नेताओं के द्वारा, क्योंकि बेहद खास दिन रहने वाला है। 6 बजे तक सिर्फ आज जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, 6 बजे के बाद वो भी थम जाएगा। और 14 फरवरी को मतदान होना है उत्तराखंड में और यूपी में। बेहद खास देखिए दिन रहने वाला है। हमारे साथ बसंत भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पहाड़ में जो अब तमाम दिग्गज नेता है वो उतर चुके हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो। कैसा कुछ देखा जाए? देखिए 14 फरवरी को जो उत्तराखंड में एक चरण में ही चुनाव होगा, उससे पहले जितने भी बड़े राजनेता हैं, हर राजनीतिक दल की तरफ से वो कोशिश करेंगे कि जब तक ये चुनाव प्रसार चल रहा है शाम 6 बजे तक, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपने से जोड़ने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच जाएं और उन्हें साधने की कोशिश करें, ताकि आगामी चुनाव में आगामी मतदान में जो कि 14 फरवरी को होना है उसमें उनका फायदा मिल सके। बिल्कुल, और देखिए मुद्दे अभी भी पहाड़ों के वही हैं। पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें घर बसाने का मुद्दा है, बिजली नहीं आने का मुद्दा है, पानी नहीं आने का मुद्दा है। देखिए मुद्दा अभी भी वही बरकरार है, लेकिन सरकार क्योंकि हमेशा से जो परिवर्तन होता है, ये मिथक जो बनाया गया है, क्या कुछ लगता है कि उन मुद्दों को लेकर जनता चलेगी तो क्या कुछ विकल्प बचता है उनके? देखिए जो पर्वतीय इलाके हैं उत्तराखंड में, अधिकतम हमने देखा कि पर्वतीय इलाके हैं, एक पर्यटन स्थल है, तो सरकार जो भी योजनाएं अपनी लाती है तो ये बात हमारे जहन में रहती है कि पर्वतीय क्षेत्र में वो योजनाएं पूर्ण तरीके से नहीं पहुंच पाती है। तो कहीं ना कहीं जो पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके मुद्दे रहेंगे कि जो सरकार की योजनाएं वो उन तक नहीं पहुँच पाती है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर भी जनता जो है वोट डालेगी, और इसीलिए शायद सभी राजनेता पहाड़ों में जा रहे हैं, पहाड़ों के लोगों से कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मन लुभावने वादे और जनता से कर रहे हैं कि आप तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो एक सुव्यवस्थित तरीके से हम पहुंचाएंगे। तो फिलहाल जनता का फैसला होगा, जनता की उंगलियां तय करेंगी कि सरकार किसकी बनेगी और किसकी बिगड़ेगी। चलिए अगर हम यूपी की बात करें, क्योंकि देखिए 9 जिलों की 55 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मतदान की तारीख बहुत नजदीक आ गई है। 38 सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती थी, 15 सीटें एसपी ने जीती थी। क्या वही जीत को बरकरार रख पाएगी बीजेपी? देखिए बीजेपी प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि इस 2022 यूपी विधानसभा में बीजेपी का औरा काम करेगा, पर ऐसा नहीं है। कई जमीनी स्तर के मुद्दे जनता लेकर अपने साथ चल रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री को भी इस चुनावी रण में कूदना पड़ा। प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि जिता ले जाएंगे, पर जनता गिन रही है कि कितने मुद्दे लेकर बीजेपी आई थी और कितने मुद्दों को उन्होंने जनता के जो वो सॉल्व किया है, और कितने ऐसे तमाम वायदे हैं जो बीजेपी ने पूरे नहीं किए हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बना हुआ है, तो सरकार को चाहिए कि अब जो वादे कर रही है वो पूरे करे। इसी बात को लेकर विपक्ष भी जो बीजेपी पर हमलावर है कि सरकार ने वायदे बहुत किए थे, 40 लाख नौकरियां देने का वायदा भी किया था, पर 20 लाख नौकरियां देने में भी सरकार असमर्थ रही है। देखिए अब क्योंकि मैनिफेस्टो भी जारी कर रही है तमाम पार्टियां, उसमें मुफ्त आपको ज्यादातर चीजें देखने को मिलती हैं। तो क्या अब ये राजनीतिक दलों की मजबूरी हो चुकी है कि अगर वो मुफ्त नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उन मतों को खो देंगे, उन वोट्स को खो देंगे? देखिए फ्री कार्ड खेल रही हैं सभी राजनीतिक दल। जैसे कि केजरीवाल पंजाब में गए, उन्होंने फ्री बिजली का वादा वहाँ भी किया और टीचरों को और भी सुविधाएं देने का वादा किया कि जो दिल्ली में हम दे रहे हैं वो भी करेंगे। और उत्तर प्रदेश में सपा भी यही कर रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और कहीं ना कहीं जो ये पैसा है ये कहाँ से आएगा? जनता से टैक्स के रूप में वसूला जाएगा। वरना एक बात बताइए, सब्सिडी बिजली विभाग कह रहा है कि सब्सिडी एक बहुत बड़ी सरकार को बिजली विभाग को देनी होगी। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, एक बहुत बड़ी सब्सिडी जो है बिजली विभाग को सरकार को सौंपनी पड़ेगी। वो जो सब्सिडी का पैसा वो कहीं ना कहीं जनता की जेब पर ही उसका असर पड़ने वाला है। और इसीलिए मन लुभावने वादे सरकार जनता से कर रही है, क्योंकि जनता को इस बात को समझना होगा, अगर कोई चीज हमें फ्री मिल रही है तो उसका पैसा कहीं ना कहीं हमसे ही लिया जाएगा। और देखिए मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आशीष मिश्र को जो जमानत मिल गई है, क्या कुछ असर देखिए उसका यूपी में पड़ने वाला है? और अगर हम आजम खान की बात करें तो देखिए वो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं और एसपी के कार्यकर्ताओं में इतना जोश है और इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी क्या मंशा उन वोटरों के बीच में? क्योंकि देखिए उनका यही मानना है कि वोट्स उनके कहीं नहीं जाएंगे, एसपी को ही मिलेंगे।
देखिए सपा जो है, सपा की इस समय यूपी में एक तरीके से कहें तो लहर चल रही है। सपा जो है ज़मीनी स्तर पर वो बड़ी मजबूत इस समय नज़र आ रही है। तो इसीलिए शायद जो आजम खान जो जेल में है वो जेल से ही चुनाव लड़ते लड़ते इतने मजबूत तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जेल से ही वो चुनाव जिता ले जाएंगे। बिल्कुल इतने मजबूत दिखाई दे रहे हैं आजम खान, बेहद मजबूती से इस वक्त जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में बेहद जोश। देखिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है यूपी के लिए और उत्तराखंड के लिए, क्योंकि देखिए आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो 6 बजे थम रहा है, लेकिन 14 फरवरी को मतदान होना है। किसके सिर पर सजेगा यूपी का ताज, किसके सिर पर सजेगा उत्तराखंड का ताज, कल ईवीएम में कैद, 14 फरवरी को ईवीएम में कैद हो जाएगा। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही, बने रहिए टीवी 100 के साथ।